तो भाई देखो, मैं पहले ही वार्न कर दे रहा हूं कि हो सकता है कि इस वीडियो में बैकग्राउंड से तुमको कुछ ठुक ठाक ठाक ठुक की आवाज आती रहे, क्योंकि भाई घर पे काम चल रहा है। पर हमको भी तो काम करना है ना। बात तो सही है। आज की वीडियो में भाई कुछ भी कहने से पहले मैं अपनी पीठ थपथपाना चाहूंगा, क्योंकि जब भाई भारत न्यूजीलैंड से पहला टेस्ट मैच हारी थी तो वहां पे मैंने 3 बातें कही थी, और दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले वो तीनों ही बातें सच हुई हैं। जहां मैंने पहला मैच खत्म होते ही ये कंफर्म कह दिया था कि भाई केएल राहुल का लगभग टेस्ट करियर जो है वो खत्म हो चुका है। 100% अगर शुभमन गिल दूसरे टेस्ट मैच में वापसी करेंगे तो केएल राहुल ही टीम से बाहर जाएंगे, क्योंकि सरफराज खान की इतनी शानदार पारी के बाद उनको ड्रॉप करना ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हो जाती। तो ऐसे में केएल राहुल जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही, गिल टीम में आए और केएल राहुल से कहा कि अब आपको जाना होगा। उसके अलावा जो मैंने दूसरा पॉइंट छेड़ा था वो ये था कि मोहम्मद सिराज फिलहाल उतने ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में इफेक्टिव नहीं लग रहे हैं। वैसी पेस देखने को नहीं मिल रही है, वैसी स्विंग देखने को नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगते हैं। कोई भी बैट्समैन बहुत ही आसानी से उनको खेल पा रहा होता है। और अगर उनके पिछले कुछ बॉलिंग फिगर्स की तरफ भी नजर डालें तो जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हुई थी वहां भी सीरीज में उनके बॉलिंग फिगर्स बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं थे। जहां पहले मैच में 0 फॉर 28, 0 फॉर 22 का बॉलिंग फिगर था, दूसरे मैच में 4 फॉर 84 और 0 फॉर 16 का बॉलिंग फिगर था, तीसरे मैच में 2 फॉर 78 और 0 फॉर 16 का बॉलिंग फिगर था, तो वहीं चौथे मैच में 0 फॉर 24 और 0 फॉर 8 का बॉलिंग फिगर था। उसके बाद जब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हुई यहां पे भी ऐसा कुछ खास कमाल नहीं किया। जहां पहले टेस्ट मैच में 2 फॉर 30 और 0 फॉर 32 का बॉलिंग फिगर था, तो वहीं दूसरे टेस्ट मैच में 2 फॉर 57 और 0 फॉर 19 का बॉलिंग फिगर था। उसके बाद जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज शुरू हुई तो पहली इनिंग में मात्र 2 विकेट ले पाए थे 84 रन देके, और दूसरी इनिंग में 1 विकेट उनके नाम नहीं रहा था। तो बस भाई फिर क्या होना था, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के जो सब्र का बांध था वो टूट चुका था। उन्होंने सिराज से कहा आप थोड़ा सा आराम करिए, थोड़ा सा अपने आप पे काम करिए, थोड़ा सा ब्रेक लेके आएंगे तो शायद और बेहतर कर पाएंगे। ऐसे में आकाशदीप को टीम में लेके आए, क्योंकि भाई जो टेलेंडर्स थे वो बैटिंग में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। आकाशदीप बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो अलग बात है कि आकाशदीप आज के दिन बॉलिंग में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, लेकिन भाई ठीक है, पेसर्स के पिच उतनी अच्छी नहीं थी, बुमराह भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन भाई आकाशदीप की बॉलिंग देख के फिर भी लग रहा था कि भाई बहुत चांसेस बन रही हैं, बॉलिंग काफी अच्छी डाल रहे थे। अब विकेट भाई नहीं मिले तो नहीं मिले। बाकी भाई पहला टेस्ट मैच खत्म होने के बाद मैंने जो तीसरा पॉइंट छेड़ा था वो ये था कि कुलदीप यादव को कहा तो जाता है कि ऑलराउंडर हैं, बैटिंग में ठीक ठाक कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन असल में वो बैटिंग में मोस्ट ऑफ द मैचेस में हक के आते हैं। बॉलिंग को लेके मैंने उतनी बातें नहीं कही थी, लेकिन भाई सेम टाइम पे मैंने ये पॉइंट तो रेस करा ही था कि बैटिंग में थोड़ा सा ये खल रहे हैं। अभी जो वॉशिंगटन सुंदर को कुलदीप की जगह लाए हैं ना, वो असल में बॉलिंग का सोच के ज्यादा नहीं लाए थे। सोच के ये लोग यही लाए थे कि थोड़ा सा बैटिंग भी स्ट्रांग होगी, नीचे के जो बॉलर्स हैं वो थोड़े बहुत रन मार पाएंगे, क्योंकि भाई पिछले मैच में नीचे के बॉलरों ने बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था। तो बस ये लोग सुंदर को इसीलिए लाए, किसको पता था कि सुंदर ऐसी बॉलिंग डालेंगे कि लगेगा भाई मजा ही आ गया ये तो। क्योंकि भाई फिलहाल सत्य तो यही है कि जिस तरीके से सुंदर ने पहली इनिंग में 7 विकेट अपने नाम करे, भाई लाए तो थे सुंदर को कुलदीप की रिप्लेसमेंट के तौर पे, लेकिन फिलहाल अश्विन सोच रहे होंगे कि आने वाले मैचेस में जब 2 ही स्पिनर्स खिलाने होंगे कहीं साला ये मुझको ही रिप्लेस ना कर दे। वो अलग बात है कि जब आज के दिन का खेल शुरू हुआ था तो सुंदर जिस तरीके से बॉलिंग करा रहे थे, लग रहा था कि यार कुलदीप यादव होते तो शायद इस पिच पे ज्यादा काम आते। बिल्कुल भी ऐसी कठिनाई नहीं हो रही थी सुंदर को खेलने में न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को। उसके बाद अश्विन ने जब शुरुआती ब्रेक थ्रू दिलाए, एंड देन भाई सुंदर जो चले हैं भाई, कसम से भाई बवाल मचा दिया। मैं देखो भाई यहाँ पे ये तो बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि इंडिया इस मैच को बहुत ही आसानी जीत जाएगी, क्योंकि एक सत्य ये भी है कि रोहित शर्मा इस मैच में टॉस हारे हैं। तो ऐसे में इंडियन टीम जो है वो चौथी इनिंग में बैटिंग करेगी, और भाई जिस तरीके से सुंदर की बॉल घूम रही थी ना, जो कि ज्यादा बॉल को स्पिन भी नहीं कराते हैं, तो सोचो चौथी इनिंग में किस तरीके से बॉल घूमेगी। यही रीजन है कि न्यूजीलैंड वालों ने भैया सैंटनर खिलाया है, एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ उतरे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इस मैच में स्पिन का ही बोलबाला रहने वाला है। अब देखो भाई, जहां मैंने इस बात का तो ऐलान कर दिया कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि इंडिया इस मैच को जीतेगी, लेकिन सेम टाइम पे भाई मैं एक चीज यहां पे जरूर कहना चाहूंगा कि इंडिया को किसी भी कीमत पे ये मैच जीतना ही जीतना है, क्योंकि अगर ये इंडिया मैच हारी ना तो भाई तबाही मचने वाली है, सब कुछ यहां पे खराब होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वीडियो को देखते रहो, बहुत ही अच्छे समझाता हूं। हाँ तो भाई जैसा मैं कह रहा था कि फिलहाल मैं इस बात का दावा तो बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा कि इंडिया इस मैच में न्यूजीलैंड को हरा ही देगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इंडिया को चौथी इनिंग में बैटिंग करनी है, और न्यूजीलैंड जिस तरीके की टीम है ना भाई, ये आसानी से हार नहीं मानेगी। इन्होंने पहली इनिंग में भी कोई बहुत खराब बैटिंग नहीं करी है, विकेट जो बात के थे वो बहुत तेजी से गिर गए, वरना भाई पहली इनिंग में कहीं ना कहीं हमको एक डर महसूस होने लगा था कि क्या सच में इंडिया इस
मैच को जीत भी सकती है, या फिर ये मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, या फिर शायद न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट मैच भी जीत सकती है। पर जैसा मैंने कहा कि भाई इंडिया को ये मैच जीतना ही जीतना होगा, क्योंकि भाई अगर इंडिया ये मैच नहीं जीती ना तो WTC फाइनल पहुंचने में इंडिया को बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि WTC फाइनल से पहले इंडिया को टोटल 7 मैचेस खेलने थे, जिसमें से एक मैच ये चल रहा है, इसके बाद 6 मैचेस और खेलने होंगे। तो ओवरऑल ये जो 7 मैचेस है ना, इस मैच को मिला के इन 7 मैचों में से 4 मैच इंडिया को जीतने ही जीतने हैं। तो 2 पल के लिए सोचो, अगर ये मैच किसी भी तरीके से इंडिया नहीं जीत पाती है, मानो कुछ भी हो जाता है और इंडिया इस मैच को नहीं जीत पाती है, तो पता है तुमको कितना मामला बिगड़ जाएगा। क्योंकि उसके बाद 6 मैचेस बचेंगे, जिन 6 मैचों में से इंडिया को 4 मैच जीतने ही जीतने होंगे। 3 मैच जीत के 1 मैच ड्रॉ भी करा सकते हैं, लेकिन फिलहाल देखो सत्य यही है कि भाई मैचेस अब ड्रॉ नहीं होते हैं, या तो टीमें जीतती हैं या तो टीमें हारती हैं। तो अगर इस मैच को किसी वजह से इंडिया नहीं जीती तो बचे हुए जो 6 मैचेस होंगे, उन 6 मैचों में से 4 मैच इंडिया को जीतने ही जीतने होंगे। तो अगर इंडिया फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच जीत भी जाती है, तो उसके बाद जो 5 मैचेस बचेंगे, जो कि असल में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के मैचेस हैं, जो असल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलेगी, तो भाई उन 5 मैचेस में से इंडिया को एटलीस्ट 3 मैचेस जीतने जीतने होंगे। यानी आसान भाषा में इंडिया को एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हरानी होगी। अगर नहीं हराई तो भाई इंडिया हो जाएगी WTC फाइनल से बाहर। और भाई देखो, अगर तुमको लग रहा है कि इंडिया बहुत ही आसानी से ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी, तो भाई ऐसा लगभग इम्पॉसिबल है होना। मुझे भरोसा है कि इंडिया कर सकती है, पर भाई मुझको ये भी भरोसा है कि बहुत आसानी से नहीं कर सकती है। बहुत ही मुश्किल होगा फिलहाल इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना, इतना बड़ा पलटवार करना, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि भाई ऑस्ट्रेलिया में हमें अच्छे पेसर चाहिए होंगे। बुमराह हमारे पास एक अच्छे पेसर के रूप में जरूर हैं, लेकिन सिराज का फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है। आकाशदीप एक नए बॉलर हैं, मोहम्मद शामी फिट नहीं है। तो ऐसे में पलड़ा जो ऑलरेडी हमारा थोड़ा सा कमजोर था वो और कमजोर हो गया है। तो यहां पे भाई हमको ये बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। कुछ भी करके हमें जो बचे हुए 2 टेस्ट मैचेस हैं सीरीज के, वो जीतने चाहिए। क्योंकि अगर ये 2 बचे हुए टेस्ट मैचेस हम जीत गए ना, तो वहां हमें 5 मैचों में से 2 मैच जीतने होंगे, जो भाई वंस अगेन आसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इतना मुश्किल भी नहीं होगा जितना मुश्किल 5 में से 3 मैच जीतना है। बाकी यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि KL राहुल का तो ठीक था, लेकिन ये रोहित भाई को क्या हो गया है। पिछली 10-11 पारियों में भाई 1-2 ही पारियां उनकी ठीक ठाक आई हैं, वरना लगभग हर पारी पूरे तरीके से फ्लॉप रही है। बांग्लादेश में फ्लॉप रहे थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले इनिंग में फ्लॉप रहे थे, दूसरे इनिंग में जरूर अच्छे रन मारे, और यहां भी भाई दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में आते ही निकल लिए। भाई कसम से मैं तुमको ये बात बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि अगर हम KL राहुल और रोहित शर्मा की पिछली 10 इनिंग्स को कंपेयर करें ना, तो KL राहुल के जो स्टैट्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर रोहित शर्मा से बेहतर हैं। तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि गलती से भी रोहित शर्मा की अगली 3-4 पारियां ऐसी ऊपर नीचे चली गई ना, तो जो प्रेशर बाहर से बहुत टाइम से KL राहुल पे पड़ रहा था, वो रोहित शर्मा पे पड़ना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ हद तक पड़ना शुरू हो गया है, लेकिन जैसा मैंने कहा 3-4 पारियां और ऐसी खराब आ गई तो भाई ये जो प्रेशर है वो यहां से यहां पहुंच जाएगा। और भाई रोहित शर्मा को यहां रन मानने ही मानने होंगे, क्योंकि भाई जब इस सीरीज के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो वहां तो रोहित शर्मा के स्टैट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे नहीं होते हैं। एशिया के बाहर रोहित शर्मा के जो स्टैट्स हैं कोई बहुत खास नहीं है। तो अगर रोहित शर्मा को अपना कॉन्फिडेंस वापस से गेन करना है, तो भाई ये जो 2-3 इनिंग उनको मिलने वाली है ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो इंडिया के अंदर होंगी, यहां पे भाई कुछ बड़ी पारियां खेलनी होंगी, अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाना होगा, ताकि जब इंडिया के बाहर जाएं तो ऑलरेडी आत्मविश्वास से भरे रहें। क्योंकि अगर यहां से फ्लॉप होके जाएंगे तो भाई वहां फ्लॉप होने की ऑलरेडी ज्यादा चांसेस हैं, तो मामला बिगड़ जाएगा। समझ गए ना। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई, सच सच बताना तुम्हारे हिसाब से तुमको क्या लगता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे इस दूसरे टेस्ट मैच का रिजल्ट आखिर क्या होगा। जो भी तुम्हारे दिल में जवाब है ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।